Hello everyone. Today we study about the current electricity part 2. So first of all, we have also read about the drift velocity in the last video. Next is Ohm's law. Next topic is Ohm's law. ओम्स लॉ ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या होता है? तो जो ओम्स लॉ है वो बोलता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ potential is directly proportional, potential is directly proportional to the current। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जो पोटेंशियल होता है हमारा, जो ये पोटेंशियल है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे पोटेंशियल क्या होता है, जैसे ये हमारी बैटरी है, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। तो ये 3 वोल्ट की है या 4 वोल्ट की है। जितना आप पोटेंशियल यहाँ से अप्लाई करोगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, एक बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगाते हैं। रजिस्टेंस किस लिए लगाते हैं? मान लीजिए हमारे पास ये 3 वोल्ट का बैटरी है और बल्ब हमारे पास 2 वोल्ट का। अगर 3 वोल्ट के सेल से 2 वोल्ट का बल्ब जलाएंगे तो क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे, लगभग 1 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो कम होकर यहाँ पे आए। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं? रजिस्टेंस लगाते हैं। ये रजिस्टेंस क्या करता है? करंट को अपोज करता है, अपोज द करंट। यानी ये क्या है? करंट का दुश्मन है ये, ठीक है। इट इज द एनिमी ऑफ करंट। करंट को रोकने वाला काम कौन करता है? रजिस्टेंस करता है। समझ रहे बातों को? अगर हम यहाँ से V को बैटरी, अगर देखो यहाँ पे ये लगा रहा हूँ 3 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं और हमारे पास जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 0.5 एम्पियर। अगर मैं यहाँ पे 6 वोल्ट की करूँगा तो कितना जाएगा? 1 एम्पियर। आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये बात कौन बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो ये हमारा जो V लिख रहा है ये क्या? पोटेंशियल है। अगर हम V बैटरी बड़ी करेंगे तो करंट भी ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आई बात? अब इसके बाद जो ये हमारा साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटाने के लिए हम आर को यूज कर लेते हैं। आर यहाँ पे क्या होता है बेटा? रजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रजिस्टेंस। आर क्या है? रजिस्टेंस है। और रजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होगी? ओम। रजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होती है? ओम, ठीक है। रजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होगी? ओम। तो फॉर्मूला हो जाता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू IR। ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। अब अकॉर्डिंग टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको प्रूफ करेंगे। अकॉर्डिंग टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको पढ़ाया गया था, मैंने पढ़ाया था VD इज इक्वल टू ई टॉर्क बाई एम। देखो सारा वीडियो लेक्चर आप एक साथ देखोगे समझ में आएगा। VD इज इक्वल टू ई टॉर्क बाई एम। अब जो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था फर्स्ट यूनिट में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिलेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वहाँ होता है E इज इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो VD इज इक्वल टू E और A की जगह क्या रख देंगे? V अपॉन में L टॉर्क बाई M। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई किसकी आ गई? VD की आ गई। अब यहाँ नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम रिलेशन बिटवीन
करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन किया था, वो इक्वेशन आपने देखनी है, तो वहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया था I इज इक्वल टू ANE/VD। याद करो पिछले लेक्चर में, देखो आप, इधर में दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखो रिलेशन किया था, तो ये आया था I इज इक्वल टू ANE/VD। ये वाला जो रिजल्ट है वो यूज किया जा रहा है। तो I इज इक्वल टू क्या है, ANE/VD। अब क्या करेंगे, पुट VD वैल्यू इन दिस इक्वेशन। VD की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो देखो I इज इक्वल टू क्या है, ANE, और VD की वैल्यू हमारे पास क्या आई, देखो ये वाली क्या रख दें, EV टॉर्क बाई LM। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा AN, ये भी E है, E इंटू E क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर, E टॉर्क बाई LM। तो हमारे पास जो करंट यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी I का जो फॉर्मूला है वो हो गया ANE का स्क्वायर E टॉर्क बाई LM। ठीक है, सॉरी हमने ये V हो गया ना, तो ये क्या है V। अब हम क्या करते हैं, इस V को ऊपर लेके आते हैं और I को नीचे भेजते हैं। देखो क्या करते हैं, V अपॉन I करते हैं इसको, इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, I को नीचे भेज दिया और V को ऊपर ले आया। तो ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, LM ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ANE का स्क्वायर और टॉर्क। देखो V में यहाँ पे लिया है, I नीचे आ गया, तो सारा पलटी हो जाएगा। अब V अपॉन I क्या होता है, रजिस्टेंस होता है। देखो इस फॉर्मूले से V इक्वल टू IR। अगर हम V को अगर V अपॉन I करें इस फॉर्मूले में, देखो अगर हम यहाँ से R की वैल्यू निकालते हैं, R की वैल्यू निकालेंगे तो I कहाँ चल जाए, V के नीचे। तो V अपॉन I क्या हो गया R, और ये हो गया LM अपॉन में ANE का स्क्वायर और टॉर्क। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई LM अपॉन में ANE स्क्वायर टॉर्क। अब डालते हैं रेजिस्टेंस ऑन विच फैक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसका प्रूफ भी करेंगे और सीरीज पढ़ेंगे भी। ऑन विच फैक्टर डज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। अगर हमारे पास एक छोटी वायर है और एक बड़ी वायर है, किस में ज़्यादा करंट जाएगा, स्मॉल वायर में। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। देखो रेजिस्टेंस किसका दुश्मन होता है, करंट का। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर लेंथ बढ़ेगी, अगर वायर लंबी होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। ठीक है, इसको हम सेकंड इक्वेशन बोलेंगे। जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाई एरिया के। समझ में आ रही बातें, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। यानी कि अगर हम एक वायर ये लेते हैं और एक वायर मोटी लेते हैं, किसमें ज़्यादा करंट जाएगा, मोटी वायर में। ठीक है, तो अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट बढ़ेगा। थर्ड है रेजिस्टेंस, ये चीज़ लिख लेनी आपने, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, अगर एरिया बढ़ता है रेजिस्टेंस कम होता है। थर्ड है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम किसी भी वायर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ होता है टाइप ऑफ मटेरियल। ये टेम्परेचर केस था। टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल में बस दो बात याद रखनी है, सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आ रही बात समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रही थी। उसके बाद हम क्या करते हैं, दो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन दोनों को हमने कंबाइन करना है। तो देखो दोनों में आर कॉमन है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे 1 की तो कुछ वैल्यू होती नहीं है, एल, और नीचे क्या आ गया, एरिया आ गया।
अभी यहाँ पे जो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटाने के लिए हम रो लगाएंगे। रो यहाँ पे होती है रजिस्टिविटी। क्या होती है? रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो हम निकालेंगे अभी। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया? रो एल अपॉन ए। क्या आ गया? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर यहाँ से मैं रो को बाहर लेता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा? R मल्टीप्लाई ए अपॉन में एल। समझ में आ रही बात? यहाँ से रो की वैल्यू में निकालो तो R मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम। एरिया की क्या होती है बेटा? मीटर का स्क्वायर। और लेंथ की क्या होती है? मीटर। एक एम से एक एम कट गया, तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई? ओम इंटू मीटर। मीटर लिख दो या टाइम लिख दो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हम यहाँ से। देखो लास्ट हमारा रिजल्ट था R इज इक्वल टू एल एम अपॉन में ए एन ई का स्क्वायर टॉर्क। तो आप लोगों को पता है रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इन्वर्सली होते हैं एरिया के। तो यहाँ से मैंने इन दो चीज़ों को अलग कर लेता हूँ। किस किस को? एक तो इस लेंथ को और एक इस एरिया को। समझ में आ रही बात? ये तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं R इज इक्वल टू एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉर्क, और एल ए को मैं बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो देखो एल बाई ए, ये किसकी वैल्यू आ गई? रो की। तो जो रो है उसकी वैल्यू आ गई एम अपॉन में एन ई का स्क्वायर टॉर्क। ये किसकी वैल्यू आ गई? रो की। आ रही बात समझ में या नहीं? बताओ। ये किसकी वैल्यू आ गई? रो की वैल्यू आ चुकी है। और कुछ फैक्टर आपको याद रखना है। रजिस्टेंस तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी, टेम्परेचर और टाइफोमेटर। रजिस्टिविटी किसकी बात पे निर्भर करेगी वो लिख लेते हैं। ऑन विच फैक्टर रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। किन किन बातों पे रजिस्टिविटी निर्भर करती है? तो पहला कारण होगा टाइप ऑफ मटेरियल। दूसरा होगा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब ये ओम्स लॉ और रजिस्टिविटी का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। तो आज की जो वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक तो पढ़ा ओम्स लॉ भी क्या होता है, वेरिफिकेशन वगैरह इसकी, रजिस्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका ओम्स लॉ आएगा सीरीज में, पैरेलल में, और कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर हम इसको खत्म कर देंगे पूरे यूनिट को, पार्ट को। अगर बेटा आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट वगैरह डालें, फिर हम टॉपिक वाइज वीडियो दे देंगे अगर आपको छोटे में दिक्कत आती है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।